अ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी अच्छा। कि मुझे इस स्ट्रीम बोर्ड के सामने बैठने का और मौका मिला आज। अच्छा, आपके फैमिली में या आपको कोविड तो नहीं हुआ पहले कभी? सर मुझे कोविड हुआ था अभी अच्छा। अप्रैल के लास्ट वीक में। कोविड प्लस न्यूमोनिया दोनों। कैसा फील कर रहे हैं आप? अब सर मैं फुल्ली रिकवर्ड हूँ, फीलिंग वेरी वेल। अच्छा। आप आगे की बातचीत मास्क के साथ करना चाहोगे या मास्क हटाकर? विद योर प्रायर परमिशन, यदि मास्क हटा पाऊँ तो। अच्छा, ठीक है, हटा दीजिए। अ, आपने 10th कहाँ से किया? सर मैंने 10th 2007 में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है मथानिया, वहाँ से किया सर। अच्छा, ठीक है। 12th? सर 12th भी मैंने मेरे गांव से ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथानिया से 2009 में अच्छा, कंप्लीट किया सर। मथानिया क्यों प्रसिद्ध है? सर मथानिया जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, जोधपुर सिटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। मथानिया काफ़ी जो है जोधपुर मारवाड़ के इतिहास के बराबर मथानिया का भी इतिहास रहा है। राव जोधा ने हम्म। जब जोधपुर किले की स्थापना की थी, मेहरानगढ़ किले की, उसी वक्त मथानिया गांव भी जागीर में दिया गया था और उसी वक्त मथानिया गांव भी स्थापित हुआ था। और उसके बाद में यदि अच्छा, देखा ठीक जाए है। तो मथानिया अपनी हाँ। लाल मिर्च के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। हालांकि अभी वो कम हो चुकी है उसकी पैदावार। और उसके अलावा मथानिया यदि देखा जाए ठीक तो है। सर और करणी लाल माता मिर्च का जो कहाँ की पहला फेमस मंदिर है? है, करणी माता का जो पहला और मंदिर लाल है वो मिर्च कहाँ मथानिया की? के। हाँ सर। ओके। सर अ, लाल मिर्च और कहाँ की प्रसिद्ध है जोधपुर जिले में, मथानिया के सर अलावा? सोयला है पास में। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। जैसा कि मैं आपकी प्रोफाइल में देख पा रहा हूँ, आप का बैकग्राउंड जो है वो एलएलबी है। तो बैरिस्टर में और एक जो एडवोकेट है उसमें और अधिवक्ता, तीनों में क्या डिफरेंस है? सर मतलब आप, सॉरी सर, लॉयर और एडवोकेट और बैरिस्टर में आप पूछना चाहते हैं? हाँ, हाँ, ये तीनों में क्या डिफरेंस है? सर मेरे पास बी एल 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 बी की यदि डिग्री है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि मैं कोर्ट में खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ तो आई एम इन अ कैपेसिटी ऑफ अ लॉयर। वो लॉयर ठीक एक है। सीए भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल पार्टी इन पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और एक जो ट्रेनी एलएलबी किया हुआ स्टूडेंट है, कंप्लीट किया हुआ एलएलबी, वो भी हो सकता है। और व्हेन आई गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द बार, और जब मैं बार को एज अ मेंबर ज्वाइन कर लेता हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, देन आई बिकम एन एडवोकेट। तो फुल्ली आई हैव राइट टू ठीक है। प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया। और बैरिस्टर जो है सर, ये यूके के ओके। अंदर जो फेमस टर्म है, वहाँ के जो जुडिशियल सेटअप है उसके अंदर, इंडिया में सर बैरिस्टर टर्म जो है वो यूज नहीं ली जाती एडवोकेट्स। ये यूके, इंग्लैंड, ये अलग अलग नाम है, तो इनको जी ब्रिटिश, ब्रिटेन, तो ये तीनों क्या एक ही कंट्री, एक ही स्थल खंड के नाम है या क्या है, मतलब इसमें कुछ डिफरेंस है? जी क्या सर, यूके इसमें से डिफरेंस। जो एलएलबी करके आते हैं उनको बैरिस्टर कहोगे, या ब्रिटेन से आएंगे उनको कहेंगे, सर जो या इंग्लैंड, इंग्लैंड? इंग्लैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का रिप्रेजेंटेशन जो था वो इंग्लैंड के पास हुआ करता था। इसमें और भी कंट्रीज शामिल थी, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, वेल्स है, ये कंट्रीज जो है इसके पार्ट हुआ करते थे। तो ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम जो है उसमें सर काफी फर्क है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर। आपने मिताक्षरा और दाईबाग, ये दो स्कूल्स है, उसके बारे में सुना है? जी सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर मिताक्षरा और दयाबा का जो स्कूल है, ये इंडिया के अंदर जो कस्टमरी लॉ है उसको गवर्न करने के लिए दो स्कूल्स है जो बेसिकली गवर्न करती है। मिताक्षरा जो है वो ऑल ओवर इंडिया उसमें उसमें फैली हुई है। और जो दयाभागा जो स्कूल है वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल है, या फिर आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके हैं, उन रीजन्स के अंदर सेलेक्टेड, इंडिया के सेलेक्टेड रीजन में ही दयाभागा स्कूल फेमस है। ये प्रासंगिक है जी सर। वर्तमान में? ये जी सर, जब प्रासंगिक तक है?
जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ जाता तब तक हिंदू लॉज को गवर्न करने के लिए मिताक्षरा और दया भगा ही प्रासंगिक है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपके उसके बारे में आपके क्या मत हैं? तो मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी ज़रूरत है जिसका वक्त अब आ चुका है, और जो कस्टमरी लॉज और रिलीजियस लॉज जो हर कम्युनिटी के अलग अलग तरीके से गवर्न होते हैं, और उसके कारण काफ़ी हद तक इनइक्वालिटीज है जो व्याप्त है हमारे समाज में, और एक राष्ट्र एक कानून का की जो अवधारणा है वो पूरी तरीके से लागू हो जानी चाहिए। मतलब आप इसके समर्थन में हैं? जी सर। ठीक है। आपके एडवोकेट का आपने मैं देखा है 2017 से आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आपके कोई दो लैंडमार्क जजमेंट बताए कि जो आपने खुद ने डिसाइड मतलब लड़े हो केस। जो मैंने खुद ने लड़े हैं सर? हाँ, और डिसाइड करवाए हैं आपके नाम से जी डिसाइड सर। हुए हैं। सर जो मेरा पहला केस था जिसमें मैंने आर्ग्यू किया था, वो अपने आप में एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल केस था, आसिफ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। वो केस सेडिशन से रिलेटेड था, लेकिन उस केस बेल एप्लीकेशन मूव हुई ठीक। थी, बट आई डिड नॉट गेट द बेल, बट आई रियली आर्ग्यूड क्या वेल इन बेल को दैट केस, मैन तो मैं केसेस मान। माना जाता है? जी सर। बेल को मैन केसेस की श्रेणी में माना जाता है, कंसिडर किया जाता है? जी सर, क्योंकि बेल भी उस श्रेणी में माना जा सकता है, क्योंकि जो कंडीशनल फ्रीडम होती है वो भी फ्रीडम के जितनी ही इंपॉर्टेंट होती है जब एक बार कोई अक्यूज हेल्ड हो जाए तो। अच्छा, ठीक है। और दूसरा जजमेंट? सर दूसरा जजमेंट मैं कहूंगा कानाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो था, उसमें मैंने रिट पिटिशन मूव की थी सर, जो अच्छा, सर्विस रिट थी एक, ठीक है। और उसके बेसिस पे जो और भी एलडीसीज के कुछ उसमें थे, उनको भी उसके पीछे फायदा आपका कार मिला था। नंबर क्या है? जी सर। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? R109/2016 सर। अच्छा, ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस है? सर सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है, वो जो जुडिशियल सेटअप है उसमें ही इज एम्पावर्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ पावर टू एडजज एंड एडजुडिकेट, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में लिमिटेड पावर्स होती है। सीआरपीसी के सेक्शन 20 के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो अवधारणा है वो प्रतिपादित है। उसके तहत सीआरपीसी के अंदर कुछ पावर्स डिफाइंड है जो एक सब डिविजनल ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में मिलती है, एंड ही हैज ऑल द राइट टू यूज दोज पावर्स। जैसे फॉर एग्जांपल सर जो बॉन्ड सिक्योर करवाने की पावर है, पब्लिक न्यूसेंस जो हो रहा है उसको रोकने की पावर है। 145 सीआरपीसी जो सेक्शन है उसके अंदर यदि पानी ठीक और है। जमीन से रिलेटेड कोई विवाद है एक तो उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है रिसीवर मेरा। अपॉइंट करने की पावर। जी सर। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई विदेश से वकालत करके अपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है? कोई विदेशी लॉयर क्या अपने यहाँ पे कोई केस लड़ सकता है? जी सर, वो लड़ सकता है यदि वो बार में एनरोल करवाए खुद को यहाँ पर, तो ही कैन प्रैक्टिस। अच्छा, मतलब इसको अलाउ कर सकते हैं? सर अलाउ जब बार में यहाँ आकर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा खुद को उसके लिए, अच्छा, तो और पार्ट। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। योगेंद्र जी, अनम्यूट करें योगेंद्र जी। सब अनम्यूट है आप मेरा। क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते भी हैं, है ना? जहाँ तक मैं जी पढ़ पा रहा हूँ। अच्छा, रीडिंग बुक्स आपकी हॉबी रही है। जी। आप मुझे ये बताइए, एक खिलाड़ी आउट होता है लेकिन उसमें से 4 संभावनाएं नहीं है। एलबीडब्ल्यू आउट नहीं है, रन आउट नहीं है, हिट विकेट वो नहीं हुआ है, कैच आउट भी नहीं हुआ है। और कोई 2 तरीके बताइए कि क्रिकेट में उनसे कोई खिलाड़ी आउट हो सकता है। सर एलबीडब्ल्यू भी नहीं है, रनआउट भी नहीं है। हाँ, 4 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एलबीडब्ल्यू नहीं है, रन आउट नहीं है, हिट विकेट नहीं है, कैच आउट भी नहीं है, बोल्ड भी नहीं है। उसके अलावा कोई मुझे 2 तरीके आप बताइए जिससे क्रिकेट में कोई खिलाड़ी आउट हो सकता है। सर मैं 1 मिनट चाहूंगा सोचने के लिए, विद योर परमिशन। चलिए मैं याद दिलाता हूँ आपको। इंजमाम उल हक आउट हुए थे इंडिया के खिलाफ, याद कीजिए। जी सर, यदि जो
ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड है। वेरी गुड। सेकंड वन? सेकंड सर, मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, आपसे पहले वाला आपकी टीम का खिलाड़ी आउट हो गया है, उसके बाद आपको बैटिंग करनी है और आप अपनी हिसाब से चल के आ रहे हैं पहुंचने तक पिच तक, तो क्या अंपायर के पास ऐसा अधिकार नहीं है, आप ज्यादा समय लगाते जी सर, मिसबिहेवियर किसी भी तरीके का हो तो उस बेसिस पे अंपायर कैन टेक द डिसीजन। ठीक है। इन दो के अलावा कोई? मुझे तो दो ही पता थे, वो आपसे शेयर किया, आप बताओ। सर और मैं कोई है? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं। आप जोधपुर से आप ताल्लुक रखते हैं और क्रिकेट में आपकी रुचि रही है, मुझे ऐसा मैच बताइए, एक भारतीय खिलाड़ी जो एक गेंदबाज के तौर पे जाना जाता है, अंतिम 4 गेंदों पे 4 सिक्सर लगाता है वो, और यादगार मैच है काफी भारत के लिए, कौन सा मैच था वो? जहीर खान ने लगाए थे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे में। क्या अगेंस्ट? ओके, कौन थे बॉलर, कौन थे? हेनरी ऑलन। हेनरी ऑलन, गुड, ठीक है। न्यायपालिका मे के बी लिए कहा जाता है, नहीं सर सही मे है बी आई आपका, एम नो प्रॉब्लम। ओके ओके, राइट 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 राइट, नो प्रॉब्लम, राइट। न्यायपालिका में कहा जाता है कि बहुत पद खाली हैं जजेस के। मैंने कहीं पढ़ा है एक बार कि न्यायपालिका के इन पदों को भरा जाना चाहिए जितना जल्द हो सके। एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनका कथन है वहां पर कि न्यायपालिका में खाली पड़ी जो कुर्सियां हैं वो इतना नुकसान नहीं कर रही जितना जल्दबाजी में भरी हुई कुर्सियां नुकसान करेंगी। क्या आप इस मत से सहमत हैं? जी सर, इससे मैं सहमत भी हूं, क्योंकि एक जज को अपॉइंटमेंट करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर से थ्रू होना बहुत आवश्यक है। यदि वो खाली पड़ी है, जब तक वो प्रोसीजर फुलफिल नहीं होता है तब तक आप एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिटायर्ड जजेस को कंडीशनल तौर पे इंक्लूड किया जा सकता है। अदरवाइज किसी को जज अपॉइंट करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट है वो उनका बैकग्राउंड चेक करती है, आईबी रिपोर्ट्स जाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्क्रूटनाइज करती है, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है, वो उन लोगों जो भी मेंबर्स या पार्टी जो भी है एप्लीकेंट्स हाई कोर्ट के जजेस बनने के लिए, लॉयर्स हो या फिर डिस्ट्रिक्ट जज कोटा से, उनको बुला के उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। सो देयर इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर, उसको फॉलो करा जाना चाहिए। और वो यदि फॉलो नहीं होता है तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ इनजस्टिस, क्योंकि एक गलत इंसान यदि उस जगह पे पहुंचे तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। एक तरफ स्थिति है, हमने अभी जो बात की है, दूसरा कहा जाता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जी सर। तो क्या रास्ता हो सकता है दोनों के बीच? आप अपनी तरफ से कोई 2 उपाय सुझाइए कि इंडियन जुडिशरी में इन दोनों समस्याओं से पार पाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? सर इसमें जो पहला कदम तो यह है कि जो रिसेंटली रिटायर्ड जजेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, उनकी सेवाओं को 5 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी को वी कैन नॉट क्वेश्चन। इफ अ पर्सन इज एबल टू पास जजमेंट्स एट द एज ऑफ 65, he is as relevant at the age of 67 and 68। तो पहला मेरा सजेशन रहेगा एड हॉक जजेस की कंडीशनल अपॉइंटमेंट के लिए। और दूसरा मेरा सजेशन ये रहेगा सर कि जो इम्पास से जो आ गया है गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट कलीजियम के बीच में, उसको जितना जल्दी हो सके स्पीडी मैनर में उसको दूर किया जाए। गवर्नमेंट जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट कलीजियम भेजता है उसको जल्दी से पास करे, और सुप्रीम कोर्ट भी अपने पास में उस चीज को अननेसेसरी तरीके से डिले ना करे। तो ये एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है इन दो चीजों का, जो मिलकर दूसरा चीज सॉल्यूशन बन सकता है। ठीक है। आज का अखबार पढ़ा है आपने? सर मैं नहीं पढ़ पाया। नहीं पढ़ पाए? आज की खबर आपने पढ़ी हो तो खबर है कि बहुगुणा की सचिन तेंदुलकर से बात हुई होगी, मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं। पायलट साहब ने, सचिन पायलट साहब ने बात कही है। आपने पढ़ा है ये? जी सर, मैं कल रात को पढ़ी थी सर मैंने ये जो। अच्छा, तो ठीक है, आपने न्यूज़ तो पढ़ी है। हम इसका आपसे जुडिशियल जो है उसके बारे में जानना चाहूँगा कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के लिए कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर को ऐसा प्रलोभन दिया गया हो। तो क्या एक सचिन तेंदुलकर का मैं एक प्रशंसक होने के नाते सचिन पायलट के खिलाफ किसी प्रकार का वाद दायर कर सकता हूँ कि मुझे इससे लगा है कि सचिन तेंदुलकर को मानहानि हुई है, या फिर वो खुद ही वाद दायर कर सकते हैं? सर इसमें मैं ये सजेशन दूंगा कि ये एक सिर्फ एक व्यंग्य के तौर पे देखा जाना चाहिए इसको, और इससे किसी भी तरीके से सचिन तेंदुलकर की जो रेपुटेशन है उस पर क्वेश्चन नहीं उठ रहा है। तो दिस वाज जस्ट काइंड ऑफ ह्यूमरस थिंग जो मिस्टर सचिन पायलट ने यूज किया है।
सचिन तेंदुलकर को लेकर, क्योंकि उनके नाम के बीच में सिमिलैरिटीज है इसी। बाकी सर मुझे नहीं लगता है कि लीगल कोर्स ऑफ एक्शन कोई तरीके का लिया जाना चाहिए। ठीक है, जोधपुर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, फिर उधर ही हम चलते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण की हम बात करें तो जोधपुर जो रियासत थी, तत्काल भारत आज़ाद होने के समय हनुमंत सिंह जी का जोधपुर के विलय को लेके क्या स्टैंड था? सर हनुमंत सिंह जी का जोधपुर को लेकर ये स्टैंड था कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, ऑटोनॉमी चाहते थे जोधपुर की खुद की, और पाकिस्तान से उस वक्त में मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको ये अश्योरेंस दिया था कि जोधपुर की ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी। सो देयर वाज अ स्लाइट चांस कि हो सकता था कि जोधपुर का विलय पाकिस्तान में हो सकता था, जोधपुर रियासत का उस वक्त में एक ऐसा मौका आया था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एस्ट्यूट डिप्लोमेसी कह सकते हैं, या फिर जो करेजियस स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग जो थी उस वक्त में, उन तक हनुमंत सिंह जी तक पहुंचकर उनसे बात करके जोधपुर को पीसफुली विलय करवाने का, तो वो एक सक्सेस के तौर पे देखा जाना चाहिए सर। ओके ओके, आपने बात की थी एक सवाल के जवाब में यूनिवर्सल सिविल कोड की आपने बात की थी, आर्टिकल 40 में जिसका विवरण है 44 और हाँ सॉरी आर्टिकल 44 में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की तरफ बढ़ने के लिए क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सहायक हो सकता है? जी सर, एब्सोल्युटली। आर यू एग्री? जी सर, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसी बीच आपने एक सवाल के जवाब में बोला कि यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन दो टर्म यूज होती हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में? सर यूनाइटेड किंगडम जो है और ग्रेट ब्रिटेन जो टर्म यूज होती है, इसके अंदर सर वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड जो है इंक्लूड होते हैं। और यूके के अंदर जो है सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एक कंट्री है जो इनमें इंक्लूड नहीं होती है, शायद वो स्कॉटलैंड है। ठीक है। सिटीजन चार्जेज 124A, क्या मैं सही हूँ? जी सर, आईपीसी। आप किताबें आप पढ़ते हैं, पुस्तकों में आपकी रुचि रही है। भारत के एक राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सबको प्रेरित करने वाले हमारे क्रांतिकारियों को या फिर भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक माने जाते हैं, कौन थे एक महापुरुष जिनके खिलाफ भी ये चार्जेस लगे थे? सर सर्वप्रथम जो सबसे फेमस पर्सनालिटी जिनके खिलाफ में सेडिशन के चार्ज लगे थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। उसके बाद महात्मा गांधी जो थे उन्होंने सेडिशन चार्जेस को फेस किया था सर। स्वामी विवेकानंद पर भी हुआ था क्या? सर स्वामी विवेकानंद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट मेंबर। ओके, नेक्स्ट मेंबर। थैंक यू सर। जी योगेंद्र जी, सर आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को देख के लग रहा है कि आप जो है जोधपुर जिले में काफ़ी रहे हैं, तो मुझे कुछ ऐसी 5 चीज़ें बताइए जो जोधपुर को यूनिक बनाती है। सर जोधपुर को यूनिक बनाने वाली 5 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि जोधपुर को राजस्थान के कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। तो जो संस्कृति जोधपुर आज भी अपने अंदर पिरोए हुए हैं वो जोधपुर की सबसे यूनिक चीज़ है, और इससे राजस्थान को गौरवान्वित करने में जोधपुर का भी अपना एक योगदान है। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा जोधपुर को बनाने में जो है वो है सर कि जोधपुर की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है, जो विश्व में सुप्रसिद्ध है, और करीब 6-7 हज़ार करोड़ रुपए का जो सालाना कारोबार होता है, वो एक बहुत जोधपुर को काफ़ी फेमस बनाती है। तीसरी चीज़ जोधपुर को जो सबसे फेमस बनाती है सर, मैं कहूँगा कि जोधपुर की कुछ पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे ऑनरेबल जस्टिस दलवीर भंडारी है जो आज आईसीजे में वहाँ पर दूसरा टर्म अपना फुलफिल कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और चलिए मिस्टर ठीक है, तीसरी ये चीज़ इनकी पर्सनालिटीज़ है सर। चौथी चीज़ मैं कहूँगा कि जोधपुर की, जी सर। ओके, कोई आपने बता दी काफ़ी। दलवीर भंडारी है वो आपने बताया कौन से कोर्ट में अभी जस्टिस है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये कौन सी संस्था के अंतर्गत आता है? सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर में उसमें आता है सर। अच्छा, स्थापना कब हुई बता पाएंगे आप? सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना सर ये जो इससे पहले पीसीआईजे था सर, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 1 के जो बाद में है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूप में स्थापित हुआ। चलिए कोई बात नहीं, ईयर आपको ध्यान में नहीं है। सेकंड टर्म के लिए ये अपॉइंट हुए हैं, कितने वर्ष का कार्यकाल है इनका?
सर ये 9 साल का कार्यकाल। ठीक है, कोई विशेष रीजन इस बार हाईलाइटेड रहा हो, क्यों इंडिया को ये सदस्यता मिली? सर पहला रीजन उनकी खुद की जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी रह सकता है। दूसरा ये कहा जा सकता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन में जो इंडिया की एक अपनी साख है उसके तहत जो वोटिंग हुई जनरल असेंबली में, उसमें इंडिया सक्सेसफुल रहा अपनी तरफ कुछ कंट्रीज को कन्विंस करने में। तो चलिए ठीक है। दूसरा, आपने हैंडीक्राफ्ट का नाम लिया है, जोधपुर के कौन से हैंडीक्राफ्ट के आइटम जो है विश्व प्रसिद्ध है? कोई 2-4 नाम गिना दीजिए। हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स का सर? जी, जो फेमस हैं हैंडीक्राफ्ट में। सर जोधपुर हैंडीक्राफ्ट के अंदर तो सर वुडन की जो कई सारी चीज़ें हैं जो यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट होती है, वो टेबल और कुर्सी हो या फिर कई सारी कल्चरल चीज़ें हो, जो जोधपुर और राजस्थान के जो इंसिग्नियाज हैं सर। ठीक है, जैसे ठीक है। एक जी, डेकोरेशन के लिए जो यूज़ होती है सर। ओके। अच्छा, अभी कोरोना काल रहा पिछले 1-1.5 साल से। इस दौरान हैंडीक्राफ्ट उद्योग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। आप कोई उपाय सुझाएं 2-3 जिससे जो है इनको मदद मिले? सर इसमें क्या मुझे किया जा लगता है सकता कि है? इसमें ये किया जा सकता है सर कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ये सपोर्ट दे सकती है कि राजस्थान से गुजरात तक जहाँ से जो शिपमेंट्स जो जाते हैं, स्पेशली जो आउट ऑफ इंडिया जो जाते हैं, उनको जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सहूलियत है उसमें गवर्नमेंट एड प्रोवाइड करा सकती है, सब्जेक्ट टू कि जो कोविड जो वैक्सीनाइजेशन है वो कंप्लीट तरीके से हो रखा हो, जो भी वर्कर्स हो और जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हो, तो इनको ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है उसमें एड गवर्नमेंट करवा सकती है, जो फैसिलिटी है उसमें, और रूल्स में रिलैक्सेशन हो सकते हैं उनके लिए थोड़े से। ठीक है। इंटर कंट्री ट्रांसपोर्ट सर मैं अभी सपोर्ट नहीं करूंगा कोविड के चलते, बिकॉज ठीक है। थोड़ा अभी सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, सो वी कैन वेट। ठीक है। अच्छा, रीडिंग बुक्स आपकी हॉबी है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं आप बुक्स? सर मैं फिलहाल यदि देखा जाए तो मैं मोस्टली इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ सर, लेकिन मैंने अपने कॉलेज टाइम में हिंदी की भी बुक्स काफ़ी पढ़ी है, और उससे पहले मैंने राजस्थानी के अंदर भी बुक्स पढ़ी है सर। तो वो मैं मानता हूँ अब मेरा वो टच जो मैं नहीं रख पाया राजस्थानी में बुक्स पढ़ने का, बट मोस्टली अब मैं इंग्लिश में ठीक पढ़ता है। हूँ सर। अच्छा, राजस्थानी की आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? सर राजस्थानी में मेरी फेवरेट बुक जहाँ तक बात आती है तो सर मैं ये कहूँगा कि मैंने चेत मानखा पढ़ी है सर, रेवदांत चारण की, और वो तो एक मैंने कविता है। सर कविता है लेकिन वो बुक के रूप में उसका प्रकाशन भी हो रखा है। ठीक है। अच्छा, एक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत करके नाम आता है, लेखिका है राजस्थानी। जी सर। उनकी जी कुछ सर। रचनाओं के नाम याद हो तो बता दीजिए। सर उनकी एक प्रमुख रचना जो फोकलोर ऑफ राजस्थान है, जो राजस्थान की लोक कलाएं जो है, हम्म। सर वो एक किताब मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। ठीक है। अच्छा, राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर जो है मुद्दा काफ़ी चर्चित रहा है। इसमें कहा जाता है कि राजस्थानी तो कोई भाषा ही नहीं है, इसके लिए कहा जाता है बहुत सारी बोलियां हैं, डायलेक्ट्स है। तो क्या इसको मान्यता मिलनी मिलनी चाहिए? इसके संबंध में आपका क्या विचार है? सर मैं इसमें बिल्कुल समर्थक हूँ, राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। 10 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या इसको बोलती है। हालांकि इसका ये कहा जाता है कि इसके डायलेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, 73 डायलेक्ट्स हैं, लेकिन साहित्य अकेडमी ने इसको रिकग्नाइज कर रखा है। हम ये सर यही भूल हो जाती है लैंग्वेज के जो रिकग्निशन को लेकर जो प्रोटेस्ट है या फिर जो मांग उठ रही है उसमें हम भूल जाते हैं कि 65 डायलेक्ट्स जो है वो मराठी की है सर, और 43 डायलेक्ट्स हिंदी की भी है सर। उसके साथ साथ में कन्नड़ा की 32 डायलेक्ट्स हैं, 27 गुजराती की है, और सर 23 डायलेक्ट्स जो है वो तमिल की भी है सर। तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए बजाय कि उसको कर्व करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि राजस्थानी की जो डाइवर्सिटी है वो अपने आप में इसकी एक खूबी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी सबसे बड़ा ट्रेट है सर इंडिया की जो कल्चरल जो हेरिटेज है उसका, और उसी को मद्देनजर रखते ठीक हुए है। मुझे लगता है राजस्थानी को भी मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्रिकेट के अंदर अभी इंडिया ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं वनडे इंटरनेशनल में? सर वनडे में इंडिया ने 2 वर्ल्ड कप जीते सर, कब कब? 1983 और 2011। 1983 के टाइम कैप्टन कौन था इंडिया टीम का? मिस्टर कपिल देव।
और कुछ और प्लेयर्स के नाम गिना सकते हैं उस टीम के, जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी? जी सर, जी सर, सैयद किरमानी, रॉजर बिन्नी, उसके अलावा सर मोहिंदर अमरनाथ, सुनील गावस्कर, कृष्णमाचारी श्रीकांत, और सर ये नाम मदन लाल, ठीक है। यशपाल शर्मा, ये नाम। अभी T20 रैंकिंग में जो है पुरुष जो क्रिकेट है उसके अंदर नंबर 1 कौन चल रहा है सर T20 में? जी? सर T20 के अंदर इंग्लैंड है सर नंबर 1। ये प्लेयर कौन सा है? सर डेविड मलान, इंग्लैंड के प्लेयर है सर। ठीक है। विराट कोहली की बैट्समैन कौन है सी सर। रैंकिंग है? सर विराट कोहली की T20 में अभी शायद 3rd रैंकिंग है सर, क्योंकि बाबर आजम ने उनको जो है कर दिया था सरपास, तो हो सकता है बाबर आजम 2nd पे है और विराट कोहली 3rd पे है सर। ठीक है। मेरा लास्ट सवाल है, जो पावर प्ले चलता है उसमें जो है 30 गज के घेरे से बाहर कितने खिलाड़ी रह सकते हैं, कितने फील्डर रह सकते हैं? सर पावर प्ले में 30 गज के घेरे के बाहर 2 प्लेयर्स हैं सर। कन्फर्म हो आप? चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। हिमांशु जी, मैं 1 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कुछ थोड़ा सा वक्त लूँगा। आप वकील हैं और सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी सर। आप वकील हैं तो एक विशाखा दिशा निर्देश के बारे में काफ़ी चर्चा होती है। जी सर। इसमें किसी राजस्थानी व्यक्तित्व का नाम इससे संबंधित है, आप जानते हैं? सर विशाखा जो गाइडलाइंस है उसमें? या सर ये जो विशाखा गाइडलाइंस के अंदर भंवरी देवी नाम नहीं लेना चाहिए। जो लेडी है जिनका नाम है सर, शी वाज रेप्ड, और उन्हीं के उन्होंने वो केस फाइल किया था जिसके आगे चल के मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस पहुंचा। वो जिंदा है अभी? सर इसका मुझे आइडिया नहीं, सॉरी। ठीक है, वो बहुत से फंक्शंस में आती थी बाद में, उसके बाद में खैर कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कि यौन उत्पीड़न हम कहते हैं, किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किसको कहेंगे आप? उसकी क्या डेफिनेशन है? सर क्रिमिनल अमेंडमेंट 2018 के अंदर आया था, 13 के अंदर आया था, जिसके बाद में उसको 2018 में भी एक क्रिमिनल अमेंडमेंट आया है जिसने सेक्सुअल हरासमेंट की जो डेफिनेशन है उसको और ब्रॉड कर दिया सर। उसमें ईव टीजिंग से लेकर फिजिकल कांटेक्ट से लेकर, यदि जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज होती है, इफ वी आर अगर कोई टेक्स्ट भी कर रहा है किसी फीमेल एम्प्लॉय को गलत तरीके से या उससे कांटेक्ट करने की जो वो नहीं चाहती है उससे करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट आल्सो हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी के अलावा जो किसी भी तरीके का जो मेंटल असॉल्ट या फिर टॉर्चर यदि उसमें इंक्लूड होता है, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर जो हो वो भी इंक्लूसिव होगा। ठीक है। एक आर्टिकल 142 हमारे संविधान में काफी चर्चित रहता है। जी सर। जानते हैं उसके बारे में आप? मैं जी सर। आप जानते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि न्यायपालिका को एक असीमित अधिकार देता है? सर ये देता है न्यायपालिका को असीमित अधिकार, लेकिन ड्यूटी बाउंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एग्जिस्टेंस है उसको सुरक्षा करने के लिए। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस अराइज होती है जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स के एक्शंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सर्वाइवल पे क्वेश्चन उठा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर दी गई है कि उन सिचुएशंस जो एक्सट्रीम सिचुएशंस है उनमें इस पावर का यूज करके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को है वो नियमबद्ध करें। ओके, समझ गया। मुझे आप ये बताइए कि हालिया कुछ ऐसे डिसीजन है जिसमें इसका रेफरेंस आपको दिखता है, उनका नाम बताइए आप। सर कंप्लीट जस्टिस की पावर जो है वो कोविड जो सिचुएशन को कंट्रोल करने में इसमें भी यूज आई है सर। और जो एसएलपी फाइल हुई थी उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कंसिडर कर लिया था। जो फार्मर्स मूवमेंट जो चल रहा था उसमें उसको गवर्नमेंट को डायरेक्शंस पास किए थे कि आप बैठकर इसको डिसाइड करें और इसको इसका कोई भी रिजॉल्व है उसको जल्दी से जल्दी निकालें। लोग इतने वहां पर दिल्ली के बाहर बॉर्डर। मुझे ये बताइए कि अयोध्या विवाद जो था उसमें डिसीजन आया था, क्या उसमें 142 इन्वॉल्व था? सर वो एक सिविल डिस्प्यूट था सर, तो जिसकी सिविल अपील हुई थी। चर्चा उसमें हुई थी।
142 को इस्तेमाल किया था जुडिशरी ने इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये एक सिविल डिस्प्यूट था जिसका हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया था और उसके बाद में उसकी सिविल अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। इट वाज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। चलिए मुझे हाँ ओके, चलिए मुझे अंतिम सवाल है मेरा, ये बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में कुछ ऐसे नवाचार किए हों, आप केवल उनके नाम बता दीजिए मुझे, ये नवाचार हुए हैं। सर वुमेन प्रोटेक्शन को लेकर सर उनके सेल्फ डिफेंस की टेक्निक उनको सिखाने के लिए भी एक योजना पास हुई थी सर, जिसका मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा। एक होगी, ओके, स्कूलों में दिया जा रहा है प्रशिक्षण, ओके जी सर, इसके अलावा बताइए। प्रशिक्षण उसके अलावा सर जो ये थानों में जो एफआईआर लॉन्च करने की जो एक नियम है उसमें सर लिबरल थोड़ी अप्रोच हुई है। हाँ 2 हो गई, और बताइए। सर मैं 2 ही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, सॉरी। ओके ठीक है, हिमांशु जी कर जी कंक्लूड कीजिए, बताइए आपने जयेश जी। चले गए जयेश जी, हैं कि नहीं है? जयेश जी अवेलेबल नहीं है। लेफ्ट योगेंद्र जी, योगेंद्र जी आप बोलो। हाँ ओके योगेंद्र जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, वो आपकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी, उस पर देखो काम करना है। बीइंग अ लॉयर इट इज गुड टू बी बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन, है ना, अच्छी बात है, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, कई बार सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं, हिंदी में भी वही सेंटेंस फिर वो इंग्लिश में, वो थोड़ा सा उसमें बचना है, नंबर 1 चीज, ठीक है ना, वो ध्यान रखना। मतलब नया पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है, हमें कुछ चीजें उन पे काम करना है, नॉलेज में कहीं कोई कमी नहीं है, बस छोटी छोटी 2-4 चीजें उन पे काम करना है। अच्छा, जो भी जुडिशरी वाले जितने भी सवाल थे, सबका सवाल का शानदार आपने जवाब दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उनमें। और हाँ, आप बोलते टाइम पर्सन खूब छोड़ते जाते हो अपने उत्तर के अंदर, कि नए पर्सन तलाशने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को, आपके पर्सन में आपके जो क्वेश्चन है खूब मिलेंगे उसमें, है ना, ये अच्छी चीज है। अच्छा, एक देखो क्रिकेट को लेके एक मैं नजरिया बता देता हूँ, मेरा है, बाकी भी आप लोगों ने, वहां पर जो क्वेश्चन पूछने वाले मिलेंगे वो आईपीएल पूछने वाले नहीं मिलेंगे, लगभग की एज है 45 प्लस वाले, उनके फेवरेट वही हैं। 1983 का मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जिम्मी उनका फेवरेट होगा, वही होगा। विवियन रिचर्ड्स का कैच किसने पकड़ा था, लिया था, हाँ वो जो है वो उनका मिलेगा, ठीक है। और पाकिस्तान में फास्ट बॉलर क्यों हुए, अपने नहीं हो पाए, ऐसा वाला क्वेश्चन आपको अपने आप ध्यान रखें। वो अब अच्छा बताया आपने, बरकतुल्ला स्टेडियम में जो मैच हुआ था, अच्छा लगा मुझे, आपकी मेमोरी शानदार है और वो मैच तो यादगार था, ठीक है। और चलो बाकी चीजों पे चलते हैं, जैसे आप राजस्थानी वाली बात में जब चले गए थे, तो वो चेत मान का चेत जमानो चेतन को आयो, तो ये शायद एक कविता हुआ करती थी हमारी, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे साहित्य अकादमी वर्ड आपने इस्तेमाल कर दिया, तो इस साल वाले और वो याद कर लेना आपने, साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है किसको नहीं मिला है, मतलब कहना मतलब समझ गए ना आप क्वेश्चन खूब देते जाते हो आगे से आगे, उनको क्वेश्चन ढूंढने ही नहीं पड़ेंगे आपका इंटरव्यू लेते टाइम। और बाकी क्रिकेट वाला वो देख लेना, वो जो है 2, अगर एक आध तरीका और हो कोई, मुझे 2 ही याद आ रहे थे, वो एक आध तरीका और ढूंढ लेना, ठीक है। और सिटीजन चार्जेज विवेकानंद स्वामी विवेकानंद पर भी थे, वो भी ध्यान रखें। ये आंसर आपका बड़ा शानदार था, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी और यूसीसी वाला जो कनेक्ट किया था, वो भी आपका शानदार था। बाकी आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, इंडिविजुअली कॉल करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हिमांशु जी। जी योगेंद्र जी, बाकी आपका बहुत बढ़िया था, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आपने लगभग सारा के आंसर दिए हैं, और लॉ से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे अच्छे आंसर किए आपने। एक मेरा सजेशन आपको कि जब भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे उसको आप शॉर्ट रखने की कोशिश करें, उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच के अपन उसको पॉइंटों में थोड़ा सा शॉर्ट रखें ना, उसको प्रिसाइज कर सकें तो वो बेटर होगा। बाकी ओवरऑल सारा बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वैसे मैं बता दूंगा आपको और भी मुझे कुछ लगेगा। ठीक है सर। जयेश जी। हेलो नंदू सिंह जी, हो गया आपका? आप बताओ पहले, मैं तो 2-3 चीज बताएंगे, कुछ नहीं। हाँ वहां पे जाता हूँ, बीच में कोई कॉल आ गया था। हाँ योग साहब कैसे हो? बढ़िया एकदम भाई, हाउ आर यू? आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, काफी चीजें नोट की है मैंने। अब देखो, हो सकता है इंटरव्यूअर इतना ध्यान दे या नहीं दे, लेकिन
स्टार्टिंग में जैसे मैंने पूछा कि 10th कब की, तो कब की आपने सही बताया 2007 से, लेकिन आपने एक्स्ट्रा और बता दिया मथाने से की, वो की, वहाँ की। तो अपने को जीएसएस वगैरह ये सारे नहीं बोलने, जितने अपन जैसे पूछा जाए कब किए तो अपने को वही बताना है। और फिर मथाने क्यों फेमस है, तो इतिहास रहा, आपने इतना पूरा वर्णन कर दिया, तो अपने को पिन पॉइंट एकदम, वो अर्जुन जी की बुक होगी आपके पास में, शायद हिमांशु बन्ना ने मुझे दी थी और मेरे पास है, और आपको मैं भेज दूंगा। तो उसमें अर्जुन जी ने बहुत अच्छा बना रखा है, एकदम पिन पॉइंट, जैसे 5, 1 2 3 4 5 यही बताने, तो ये हो जाता। और तीसरा इसमें ये है कि लाल मिर्च वाला, जैसे आप बोर्ड मेंबर को भी थोड़ा सुनने का वो रखें, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप जैसे चाह रहे हो कि सर मैं इसमें ये भी आवाज बता दूं, ये भी आवाज बता दूं। इसमें नहीं, इसमें आवाज ऐसा हो रहा था कि आप पूछ रहे थे और मैं बोल रहा था, वो थोड़ा अच्छा, आगे पीछे हो पा रहा था, इस कारण थोड़ा वो बीच में हो गया। आवाज की दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो जैसे, हाँ वो कोई नहीं, पर मथानी में आप जैसे सोलर थर्मल पावर प्रोजेक्ट वाला वो बता सकते थे, है ना, और मिर्च गाजर वगैरह ये आप है ही है, इसका जो जियोग्राफिकल स्टेटस वगैरह वो ठीक है। और अभी जैसे वो मथानिया में मेगा फूड पार्क बनाने का भी न्यू बजट में था, प्रोविजंस है, तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते थे। और फिर बाकी ये मैंने ग्रेट ब्रिटेन और ये वाला पूछना था, और ये आपने ठीक है बता दिया, आप इसको थोड़ा और कंफर्म कर लेना। इसको मैं थोड़ा और देख लूंगा यूके वापस। से आते हैं या मतलब कहाँ से एलएलबी करते हैं। और बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला आपने मतलब बीच में ऐसे ही घुसेड़ दिया कि जब तक ये नहीं आए तब तक ये सारी चीजें थी। बाई चांस ये नहीं बोलते तो हो सकता है आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, या ये आपने हो सकता है हिंट छोड़ा हो कि मुझे इसी में से पूछे प्रश्न, है ना, तो उस तरफ आप डाइवर्ट करना चाह रहे थे, तो ये भी है। और बेल को जो है मेन केसेस की श्रेणी में नहीं माना गया। जैसे अपने यहाँ पे एडवोकेट की चैम्बर्स अलॉटमेंट किए गए, उसमें जितने भी उनकी बेल डिसाइड थी, CRLMB, वो सारे नहीं किए गए, मेन केसेस में नहीं माने गए। तो आपको केसेस डिसाइड करवाया तो उसमें बेल का आपने को नहीं सर बताना। मुझे मुझे ये नहीं पता था कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो। अच्छा, मैंने कहा मेन मैं केसेस की श्रेणी में नहीं आता है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। और नहीं, वो जोधपुर मैं की सम विशेषता इस यार अपने अच्छे से तैयार करवा रखी है। आप मतलब कहाँ चले गए ICJ में, अपने पॉइंट टू पॉइंट ICJ मतलब बहुत अच्छे से इंडिविजुअल, वो तैयार याद किया। नहीं आया मेरे को, याद नहीं आया हाँ सर। याद किया था आपने, ये घुसेड़ वो दिया। पॉइंट टू पॉइंट अपने और 7-8 लिख हैंडीक्राफ्ट रखी थी, वाला याद है छह मुझे। सात करोड़ नहीं है, हैंडीक्राफ्ट का जो कारोबार है 6-7 करोड़, आपने गलत फैक्ट बताया, बहुत छह ज्यादा सात है। हजार करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़ बोला है क्या? हाँ छह मैंने सात कहा हजार छह करोड़ सात करोड़ का तो है नहीं। और फिर आपके कुछ वर्ड है जो रिपीट हो रहे हैं, सर सर कई बार आप बोल रहे हो, जो है कि, ये जो, है ना, तो इनको थोड़ा सा आप मतलब वो फेमिलियर होके बात कर रहे थे। और अपने को मतलब ज्यादा नहीं बताना, अपने नॉलेज तो बहुत है, मुझे पता है वकीलों को बोलने की आदत होती है, तो अपना ठीक है, जितना वो हुआ ठीक है। बाकी सोचते हुए आप ऊपर देख रहे थे, ये यार इसको थोड़ा देखो, सर गेट खुल रहा था वो मेरा बार बार, आदित्य सिंह बता रहे फैमिली थे वाले कि आ रहे ऊपर थे देखना था। हाँ आप पता नहीं ऊपर देख रहे थे, जब हिमांशु मुन्ना पूछ रहे थे उसमें भी आप ऊपर देख रहे थे। और बाकी प्रश्न तो मेरे खूब सारे लिखे हुए थे, पर इतना टाइम था तो लिमिटेड, मैंने एक तो AI इन जुडिशरी और SDM और ACM में क्या डिफरेंस वगैरह ये सारे मेरे बहुत ही लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी कॉन्फिडेंस